आश भाई, कल बहुत मेजर फैसले हुए हैं, कैटेगरीज अनाउंस की गई हैं, बहुत से लोगों को शामिल किया गया है, बहुत से लोगों को निकाला गया है, कुछ नाम ऐसे नहीं शामिल किए गए जिनके बारे में लोग हैरान भी हैं। सबसे पहले तो अभी जो नकवी साहब की क्लिप देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बड़ी अहम एक बात की है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट को भी फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम लोगों ने नोट किया होगा इसको, क्योंकि फखर जमान से रिलेटेड थी और उन्होंने जो बोला वो तो एक्सेप्ट किया कि फखर जमान ने जो बोला बहुत अच्छा बोला। फखर जमान ने बोला बहुत अच्छा बोला। ट्वीट जिसके लिए की वो टीम में और जिसने ट्वीट की वो बाहर, तो दो दौरा में यार नजर आया है यहाँ पे। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए देखा जा रहा है, नदीम खान साहब को देखा जा रहा है, कमर्शियल में भेजेंगे वो उस्मान बोल्ला साहब को भेजेंगे और डायरेक्टर एनसीए लगता है कि आकिब जावेद को पोस्ट दी जाएगी। ये तीन अहम तब्दीलियां करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मेरे ख्याल से बेहतर एक क्रिकेटर को इंटरनेशनल क्रिकेट देखनी चाहिए। नदीम खान का एक वसी तजर्बा है और अगर ये जो बातें आ रही हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा इकदाम होगा पीसीबी का, नकवी साहब का। बाकी फखर जमान का केस थोड़ा सा विक्टिमाइजेशन का केस लग रहा है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जवाब 21 अक्टूबर को दे दिया था। अगर ये चाहते विलिंग होते तो शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं सब्जेक्ट टू फिटनेस, जिस तरह नोमान अली का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सब्जेक्ट टू फिटनेस एंड शान मसूद के वो अगर कप्तान होंगे तो उनको हम कैटेगरी आगे कर सकते हैं। तो शायद थोड़ा जल्दी में कोई टीम कोई भी अनाउंस हो जाए, हम मुतमईन नहीं होते, मीडिया में हमको भी मुतमईन नहीं होता तो हम बात जरूर करते हैं ये प्लेयर बात नहीं है, तो होती ही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका आकिब भाई कि टीम कोई भी अनाउंस हो जाए, तनकीद तो होती ही है, ये काम ही ऐसा जाहिर है। जितने लोग हम प्यार करते हैं क्रिकेट को, उतनी आरा भी होती है ना, जब मुख्तलिफ आरा होती हैं तो फिर तनकीद भी होती है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू कैप्टन। अब रिजवान जो हैं वो एक क्लियर चॉइस भी थे और बहुत देर से उनका नाम उठ भी रहा था, तो व्हाट वुड यू से ओडीआई के लिए और टी20 के लिए रिजवान का नाम एज कैप्टन, मतलब वो हो गए अब तो? देखिए, रिजवान के लिए अटेम्प्ट किया था जब शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन हुए थे, जब कम्युनिकेशन हो रही थी जका साहब की इंडिया, जब टीम हार रही थी तो उस वक्त नाम आया था शाहीन का। रिजवान की चंद शराइत थी जिसके ऊपर बोर्ड शायद नहीं माना था, जो भी चीजें थी वो शायद बाद में सरफेस पे आए, तो उस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन गए थे वो, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर बोर्ड चेंज हो जाता है, बाबर आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त एक अच्छे कप्तान, सीनियर प्लेयर जिसकी सारे रिस्पेक्ट करते हैं ड्रेसिंग रूम में भी, और वो लीड कर सके, मतलब कि सबको सपोर्ट कर सके, तो उसमें रिजवान अच्छा है। उन्होंने काफी कप्तानी की हुई है, हर जगह हर लेवल पे कप्तानी की हुई है, तो बड़ा अच्छा फैसला है इनका। थोड़ा डिले जरूर हुआ, इनको टीम अनाउंस होने से पहले अनाउंस कर देना चाहिए था कप्तान, लेकिन नहीं किया, चलें ठीक है। लेकिन एक चीज अगर देखेंगे आप तो 4 टीम्स अनाउंस किए हैं। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले अनाउंस कर देते, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गई कि पूरा पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया है। अब जिम्बाब्वे की टीम 2 हफ्ते बाद कर लेते, वहां पे 24 नवंबर को मैच है ना, वहां पे 24 के ऑन बोर्ड हमारे मैचेज हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस कर रहे थे, एक हफ्ता रुक जाते हम लोग, तो एक साथ मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी को भी नहीं इल्म होगा कि हमने कौन सा प्लेयर किस टीम में डाला है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पाया जाता है प्लेयर्स के बीच में भी और हमारे मीडिया के बीच में भी। अब यहाँ पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड कप T20 में आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, काफी प्लेयर ड्रॉप हो गए। अब जिन्होंने सिलेक्ट किए थे ये प्लेयर, वो कहाँ पे है? वहाब रियाज हो जाए, मोहम्मद यूसुफ हो जाए, अतर शफीक हो जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क इसमें है। लेकिन फिर भी हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, टीम बिल्ड हो रही है, अच्छा इकदाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और आगे आने वाले फैसले भी अच्छे होने चाहिए। थोड़ी सी बात करूंगा फखर की और इमाम उल हक की, दोनों का रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है। सऊद शकील जाहिर है आपको पता है अभी उनके बारे में भी है कि ओडीआई में नहीं है। जी, सऊद शकील और शान मसूद का जो रिकॉर्ड है लिस्ट ए में, जो वनडे क्रिकेट होती है डोमेस्टिक, बहुत बेहतर है, उसमें बहुत ही अच्छा है, तो उनको निगलेक्ट किया गया। मेरे ख्याल से रिवॉर्ड देना चाहिए पीसीबी को। नोमान ने जैसे परफॉर्म किया, शकील ने किया और साथ में साजिद ने किया, सलमान अली को। नोमान का सब्जेक्ट टू फिटनेस, चलिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी लिटरली टेस्ट मैच को हम इतनी वैल्यू दे नहीं, 89 ओवर कराए थे नोमान और साजिद ने, फिर उसके बाद बैटिंग भी की है, फिर फील्डिंग भी करते रहे, मतलब टेस्ट मैच इटसेल्फ में तो मैच में उन्होंने अपनी फिटनेस साबित कर दी। वैसे हम ज्यादा वैल्यू देते हैं T20 को, वनडे को। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी आप देखें जो टेस्ट खेल रहे हैं ना, उनको हमें वैल्यू देनी होगी, उनकी
टेस्ट मैच की फीस बढ़ानी होगी, उनके आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा कि शौक पैदा हो, लोग छोड़ रहे हैं। अभी हमारे पास स्पिनर्स नहीं आ रहे, हमने पुराने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को कोशिश की खिलाने की, नए स्पिनर्स हमारे बहुत टेस्ट मैच में नहीं कर सकते, तो इसमें इनकी कैटेगरी आगे बढ़ानी चाहिए जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। अच्छा, अब इमाम की बात कर रहे थे, इमाम average की आप भी, वो भी बात कर रहे complete your थे thought, और please. वो जरा कंटिन्यू कीजिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ आप बता रहे थे उनकी एवरेज। इमामुल हक तकरीबन 49 की एवरेज है और शायद मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि फास्टेस्ट 1000 रन करने वाले दुनिया के प्लेयर हैं, और फखर जमान सेकंड जो है फास्टेस्ट 1000 रन करने वाले प्लेयर, उनकी भी 48 की है। सईद अनवर आमिर सोहेल का के साथ हम खेले बहुत, उसके बाद जो कोई ओपनिंग पार्टनरशिप वाइट बॉल में आई है स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में, वो फखर जमान और इमाम की है। इनकी 7 सेंचुरीज पार्टनरशिप है इनके तकरीबन 2800 रन है पार्टनरशिप में। तो चले, लेकिन अगर जब निकाला जाए ना उसकी फखर की, तो बता दिया कि ये उनका इशू है, वो ठीक हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। फखर की बहुत जरूरत है पाकिस्तान टीम को। पीसीबी ने अपना लॉस किया है, फखर का लॉस नहीं होगा। वो तो हर जगह उसको तो बरी जिम्मा हो गया ना, अब तो वो कहीं भी जाके लीग खेल सकता है। इमामुल हक का थोड़ा सा अगर इशू है पीसीबी को, वो फिर सबको बताना चाहिए कि ये इश्यूज हैं और इसकी वजह से हमने इनको सिलेक्ट नहीं किया, तो फिर क्लियरिटी आ जाती है। अभी हमें क्लियरिटी नहीं है, Right. इसीलिए हम सपोर्ट में अच्छा, हम कैटेगरीज के चेंज की बात कर रहे थे। ऑब्वियसली हम ये सोचते हैं जो पॉपुलर होगा फॉर वट एवर रीजन वो तो ए कैटेगरी होगी, लेकिन अभी हम इनकी शाहीन अफरीदी की भी कैटेगरी देख रहे हैं कि वो भी बी में हो गए हैं। जो तीनों खेलेगा वो ए में शामिल हाँ, होगा। मतलब ये थोड़ा सा एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि ये किस तरह वर्कआउट देखिए, कर रहा है। देखें, इसमें अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस खराब थी, शाहीन की भी साथ में खराब थी, तो बाबर क्यों ए में फॉल कर रहे हैं, शाहीन क्यों नीचे आ गए? परफॉर्मेंस, अब इनके पास कोई प्लेयर ही नहीं था ए का रिजवान के अलावा, मुझे जो लगता है, तो आपको बाबर को रखने ही पड़ा, क्योंकि आपका Maybe शाहीन wants to step back from the test cricket. ये भी एक राय हो सकती है, वजह हो ये सकती उनकी है। राय है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं की उन्होंने। वो खेल सकते हैं अगर पीसीबी बुलाएगा भी, तो उन्होंने अगर वो बोल दें कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, लेकिन फिर भी हमने पास में देखा है कुछ प्लेयर ने कहा कि हम एक ही फॉर्मेट खेलेंगे। हारिस रऊफ का रिन्यू हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, याद होगा आपको, पहले उनको खत्म कैंसिल कर दिया था, फिर उसके बाद दोबारा लिया गया। तो बहुत सारी मिसालें हैं। हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो सी और डी कैटेगरीज है, डी जो कैटेगरीज है ना, ये यंग प्लेयर जैसे अरफात मिनहास आए हैं, दूसरे प्लेयर आए, कासिम अकरम आए, ये इनको अलॉट देने चाहिए, इनको भी हौसला देना चाहिए, क्योंकि पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है ये अब। तो इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी कैटेगरी और 2 इससे ज्यादा सीनियोरिटी के, जिसके 50 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच या 100 से ज्यादा है और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनको आप लेके आ सकते हैं सी और बी में। ए कैटेगरी आप उनकी रखें जो कि बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस लास्ट 2-3 ईयर से पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं।